हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने हेनरीज लॉ अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, और हेनरीज लॉ के बाद मैंने आपको बताया था कि आज हम रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राउल्ट लॉ पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि राउल्ट लॉ क्यों पढ़ते हैं, राउल्ट लॉ से क्या निकाला जाता है। तो जो कल हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, तो इसी को वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने बताया था कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वाष्प दाब होता है जो किसी सॉल्यूशन का, किसी विलयन का, वो हम कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया था और एक डेरिवेशन उसमें डिराइव किया था। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है, तो वोलेटाइल का मतलब जो कि जिसका वाष्पीकरण आसानी से हो जाए उसको हम वोलेटाइल बोलेंगे, जिसका वाष्पीकरण ना हो आसानी से उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं वोलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं, नहीं, नॉन वोलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील और वोलेटाइल को बोलते हैं वाष्पशील। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, वोलेटाइल सॉल्यूट जिसे हम बोलते हैं वाष्पशील, वाष्पशील विलेय, और सेकंड क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसे हम बोलते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय। ठीक है, हम सबको पता है कि जो विलयन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं क्योंकि राउल्ट्स लॉ से जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के चलते किसी सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, जो कि वाष्पीकरण इतनी जल्दी ना हो, जो अवाष्पशील हो। तो इसके लिए एग्जांपल मैं लेता हूं, एक वाटर ले लिया मैंने। ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट हो गया, विलयन हो गया, सॉरी विलायक हो गया, और उसमें मैं क्या डालूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब मैं डाल देता हूं शक्कर। ठीक है, मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, शुगर मतलब शक्कर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जांपल क्या लिया मैंने, शुगर लिया, तो मैं वाटर में क्या डाल देता हूं, शक्कर डाल देता हूं। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से वोलेटाइल, शक्कर और वाटर में से वोलेटाइल कौन है और नॉन वोलेटाइल कौन है। तो नॉन वोलेटाइल मैंने बता ही दिया क्या है, शक्कर है, तो वोलेटाइल क्या होगा, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर को अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो टेम्परेचर देने के बाद वो जल्दी से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, इसलिए वो क्या है, वोलेटाइल है, इसलिए वो क्या है, वाष्पशील है। और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल क्या है, शुगर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो शुगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कन्वर्ट होगा, वहां पे वाटर कन्वर्ट होगा, और इसीलिए बोला जा रहा है कि जो शुगर है वो नॉन वोलेटाइल है और वो जो वाटर है वो क्या है, वहां पे वोलेटाइल है। अब अगर शुगर को मैंने वाटर से ऐड कर दिया, दोनों को मिला दिया, मतलब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को दोनों को मिला दिया, अवाष्पशील और वाष्पशील को मिला दिया, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, उससे जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा, अवाष्पशील विलयन होगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, अगर एक मैं सिंपल वाटर की बात करता हूँ तो उसको मैंने टेम्परेचर दिया, तो उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्हें एनर्जी मिली और वो एक्साइट हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर में वो मतलब एक्साइट हुए, उसके बाद वापस नीचे आए, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि शक्कर भी अगर मैंने उसमें मिला दी, तो जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो जो उसकी सरफेस होती है, सरफेस पे मिले हुए कण सिर्फ और सिर्फ पानी के हैं क्या, नहीं, उसमें शक्कर के भी कण हैं जो कि अवाष्पशील है, तो वो कन्वर्ट होंगे ही नहीं वेपर में, इसलिए वो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसी के चलते, इसी थ्योरी को लेकर जो राउल्ट थे, राउल्ट ने एक नियम दिया था अपना, राउल्ट ने अपना एक डेरिवेशन दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing
containing non-volatile solute, non-volatile solute। आया समझ में? एक ऐसे विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे हम जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में एक बार लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। किसी विलयन का वाष्प दाब जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या बताता है? एक वेपर प्रेशर बताता है उस सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ का हम डेरिवेशन देखते हैं। राउल्ट्स लॉ की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला था। राउल्ट ने बोला था कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होगा। क्या मतलब है इसका? कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी हो सकता है डेफिनेशन ना समझ में आई हो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं एक सॉल्यूशन मानता हूं। ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन माना हुआ है जिसका वेपर प्रेशर जो है वो P है। ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर P है। अब समझते हैं हम एक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, जिसमें दो चीजें मिली हुई है, जैसा कि हमने पहले बताया था, वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक, और शुगर एज सॉल्यूट मतलब विलेय। अब हम पहले से बताया हमने कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को और B से रिप्रेजेंट करते हैं किसे? सॉल्यूट को। आया समझ में? A से सॉल्वेंट को मतलब विलायक को और B से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सॉल्यूट को मतलब विलेय। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला? राउल्ट्स लॉ ने बोला कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल फ्रैक्शन के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होगा। इसका मतलब जो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है कि वेपर प्रेशर जो होगा किसका? सॉल्वेंट का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्वेंट, जैसे हम किसको डिनोट कर रहे हैं? A को, तो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आया समझ में? यही किसने बोला था? हमारे राउल्ट्स लॉ ने बोला था। राउल्ट्स लॉ ने सिंपल इतना बोला था, if you want to calculate the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, then we can derive it from a simple equation that says that the solution containing non-volatile solute, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो PA is directly proportional to x से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solvent। मतलब जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, इसको आगे डिराइव करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लो कि जो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, उसी के हिसाब से ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे न्यूमेरिकल इसको डिफाइन करने का तरीका। तो वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, मतलब अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर
प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अब हमें पता है कि सिंपली PA प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा KXA। ठीक है, हमें पता ही है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे K। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K is a constant of Raoult's law। ठीक है, K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी जो इक्वेशन है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें मानता हूँ, जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर कभी मैं प्योर सॉल्वेंट लेता हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में मिला देता हूँ तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करता हूँ, फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अगर XA की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। और मैं सेकंड चीज क्या करता हूँ, अगर ऐसा होगा प्योर सॉल्वेंट के लिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, PA की वैल्यू P0A। ठीक है, क्या किया है मैंने, सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा 1, मोल प्रवाह किसके बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसका, सॉल्वेंट का। सेकंड, अगर मोल प्रवाह 1 हो रहा है और प्योर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं तो वेपर प्रेशर में भी चेंज आएगा, तो इसलिए मैं वेपर प्रेशर को PA को किससे डिनोट करता हूं, यहाँ पे P0A से। तो मैं वैल्यू रख देता हूं, PA की जगह रखा मैंने P0A, K ऐसा का ऐसा, और XA की जगह मैंने रखा 1। P0A is equals to K। K की वैल्यू क्या हो गई, P0A, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। On putting it in equation 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, PA as it is, यहाँ पे हो गया PA is equal to K की जगह पे P0 है, यहाँ पे हो गया P0A, और XA की जगह पे XA। आया समझ में। अब इसी प्रकार से ये तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे ये डेरिवेशन होता है खत्म। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं हम यहाँ पे, हमने PA की वैल्यू निकाल ली, P0 XA और P0 सॉरी PA P0 into XA। अब यहीं पे सिमिलरली अगर मैं सॉल्यूट के लिए निकालता, सिमिलरली फॉर सॉल्यूट के लिए निकालता तो ये क्या हो जाएगा, PB P0B XB। ऐसा में इसे हम कहते हैं रॉल्स लॉ इज प्रूव्ड। सबसे पहले हमने क्या किया, रॉल्स लॉ की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, मतलब मोल फ्रैक्शन में जिस टाइप के चेंजेस आएंगे, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर मोल फ्रैक्शन कम होता है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और के एक स्थिरांक है रॉल्स नियम का फॉर प्योर सॉल्वेंट, मतलब शुद्ध विलायक के लिए। तो यहाँ पे कुछ है, अगर कुछ नहीं आता है कोई समझ में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, तो मैं उसको एक बार वापस से समझा दूंगा अगले वीडियो में। कल का जो वीडियो होने वाला है उसमें ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर के लास्ट कुछ आइडियल गैस इक्वेशन, और कल का वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है। तो इस हिसाब से कल हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं लेकर चल रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के जो चैप्टर्स है, मतलब हम उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हम सीरीज से ही चलने देंगे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही।